Hello friends, welcome to my channel. So friends, today we are going to discuss our new topic which is based on EVM module B unit number 14. So that is based on correlation and regression. तो इससे पहले का जो यूनिट है यूनिट नंबर 14, 13 और मॉड्यूल ए का जितने भी यूनिट्स हैं उसका आप यदि थ्योरी सेशन और एमसीक्यू सेशन देखना चाह रहे हैं तो इसका आपको टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उन सभी सेशन को एक बार देखिए, थ्योरी को समझिए, उसके बेसिस पे एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस लेसन को रिवाइज कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कोरिलेशन और रेग्रेशन को देखने वाले हैं। लेसन को शुरुआत करने से पहले आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जिसको हमें इस टॉपिक के चैप्टर में समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना है कि आखिर कोरिलेशन होता क्या है, ठीक है, क्या इसका यूजेज है, कहाँ पे ये काम आती है। उसके बाद हम लोग कोरिलेशन को डिटेल में समझेंगे। कोरिलेशन में देखिए आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, साथ ही साथ इस पे बेस पे आपको केस स्टडी पूछा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड वेरिएंट्स होते हैं, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और भी डिस्कस करेंगे। तो उसको कैसे निकाला जाए किसी भी डाटा पॉइंट के लिए वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों रेग्रेशन देखेंगे। रेग्रेशन को सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का क्या मीनिंग है, किस केस में यूज़ करते हैं और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों रेग्रेशन के बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यानी कि हमारा जो एस्टिमेट है उसका स्टैंडर्ड एरर कितना है वो हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें 4 टॉपिक्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने रिलेशन को सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि बेस्ड है अपना कोरिलेशन पे। तो फ्रेंड्स देखिए कोरिलेशन को समझते हैं, व्हाट इज कोरिलेशन। तो दोस्तों कोरिलेशन के बारे में क्या कहा गया है कि व्हेन टू वेरिएबल्स when two variables are so related that a change in one is accompanied by a change in other, in such a way that an increase in one is accompanied by an increase or decrease in other। दोस्तों ये जो सिंबल है इसका मतलब इंक्रीज होता है और ये सिंबल इसका मतलब डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि डिक्रीज इन वन इज accompanied बाय डिक्रीज और इंक्रीज इन अदर। या तीसरा पॉइंट कि एंड ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अदर। तो दोस्तों ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं वी कॉल दीज वेरिएबल्स आर को रिलेटेड। दोस्तों को रिलेटेड वेरिएबल कब कहलाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये 2 वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, इस तरह रिलेटेड है कि जैसे एक में कोई बदलाव आ रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ रहा है। किस प्रकार पड़ रहा है वो जरा देखिए। अब बदलाव किस रूप में आ सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो मान लीजिए कि पहला वाला हमारा बढ़ गया, ठीक है, तो उसके कारण दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है या वो भी घट रहा है। फिर हम मान लीजिए कि पहला वाला घट गया, दूसरा वेरिएबल या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेटेड वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों, मैं इस चीज़ को आपको एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोल्ड जाड़ा बढ़ गया। आज के दिनों में पता है आपको कि कोल्ड हमारे नॉर्थ इंडिया में बढ़ गया है। तो जाड़ा यदि बढ़ जाता है, कोल्ड यदि बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंटेंसिटी, कोल्ड का इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। कोल्ड का यदि इंटेंसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसी कारण क्या होगा कि जो वूलन क्लॉथ है उनका सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारा इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड और दूसरा वेरिएबल है हमारा वूलन क्लॉथ सेल। तो यदि हमारा इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड बढ़ रहा है तो वूलन क्लॉथ सेल भी बढ़ रहा है। तो ऐसे 2 वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपका कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, कोई कमोडिटी है उसका प्राइस है। तो दोस्तों मान लीजिए कि प्राइस जो है, प्राइस आपका बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक है प्राइस और दूसरा है डिमांड। आपस में देख सकते हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, एक यदि बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ये भी 2 वेरिएबल कहलाएंगे कोरिलेटेड वेरिएबल।
तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि हाइट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, मान लीजिए चिल्ड्रेन का हाइट, तो हाइट ऑफ चिल्ड्रेन मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गया कि वेट भी बढ़ गया, इंक्रीज इन वेट, ठीक है। तो दोस्तों चिल्ड्रेन का हाइट बढ़ा तो वेट भी बढ़ा, तो यहाँ भी एक का इफेक्ट दूसरे पे हो रहा है। सो वी कैन से दैट दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड वेरिएबल। तो मेरे दोस्तों इन तीन एग्जांपल से आपको कोरिलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, कोरिलेटेड वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बेस्ड है हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हम लोग जरा देखते हैं कि कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो वी स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला टाइप को डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि है अपना पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए दोस्तों, कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये किस बात पर निर्भर करेगा कि वेरिएबल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डायरेक्शन इन विच वेरिएबल्स आर मूविंग। अब मैं समझाता हूँ इसे। मान लीजिए, देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है डायरेक्शन in which वेरिएबल्स आर मूविंग। तो वेरिएबल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये डिसाइड करता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। अब कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसे। जैसे हम बात करें पॉजिटिव कोरिलेशन की, तो जैसे समझ लीजिए, ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि दोनों के दोनों वेरिएबल if both variables are moving in same direction, यदि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ सेम डायरेक्शन का? ये चीज समझिए कि जैसे कि मान लीजिए दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वन, इंक्रीज और डिक्रीज इन वन corresponds to increase or decrease in other रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला वेरिएबल यदि बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो पहला वेरिएबल यदि घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है। तो यदि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। देन कोरिलेशन बिटवीन द two variables is called positive correlation और डायरेक्ट कोरिलेशन। या तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे या इसे हम लोग डायरेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। तो ये तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं, वो पहला यदि बढ़ रहा है तो दूसरा भी यदि बढ़ रहा है, पहला यदि घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, तो ऐसे कोरिलेशन को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, या डायरेक्ट कोरिलेशन, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो उसे। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं। जो सेकंड टाइप है हमारा वो है नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो क्या पॉजिटिव कोरिलेशन का? अभी हम लोगों ने देखा था कि जब कोल्ड का इंटेंसिटी बढ़ रहा था तो वुलन क्लॉथ का सेल भी बढ़ गया, तो ये हमारा एक पॉजिटिव कोरिलेशन का टाइप है या डायरेक्ट कोरिलेशन का टाइप है। हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है? इफ बोथ द वेरिएबल्स, ये बोथ द वेरिएबल। दोस्तों आप चाहे तो इस नोट्स को अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट्स बनाते जाइए। लेकिन आप चाहे तो इसकी यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने अपने टाइप करके बनाया है, तो उस पीडीएफ के लिए आपको मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो पीडीएफ पेड है, जो मैं पेड सब्सक्राइबर को ही वो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। अदरवाइज ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं हर एक वीडियोज़ को और अपना नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू सेशन भी देख सकते हैं। यदि आपको वही एमसीक्यू और ये थ्योरी का पीडीएफ चाहिए तो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। दोस्तों बात करें हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है कि दोनों के दोनों वेरिएबल, ठीक है, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यदि दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वन
corresponds to decrease or increase in other. corresponds to decrease or increase in other. ठीक है, तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि वेरिएबल को कहेंगे देन टू वेरिएबल्स are said to be negative, are said to be नेगेटिव और इन्वर्स। तो दोस्तों इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था, एक था वेरिएबल हमारा प्राइस और एक था वेरिएबल हमारा डिमांड। तो दोस्तों देखिए, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारा घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो वेरिएबल को हम लोग कहेंगे नेगेटिव कोरिलेटेड वेरिएबल, या इसे हम लोग कहेंगे इन्वर्स वेरिएबल। तो चीज़ें आपको क्लियर है कि नेगेटिव कोरिलेशन कैसे होता है। चलिए, तो दो टाइप, बेसिकली दो बेसिक टाइप है, एक हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। अब जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। सो वी विल नाउ सी मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। तो हाउ डू वी स्टडी दिस कोरिलेशन? नाउ वी विल सी सम मेथड्स। तो दोस्तों सबसे बेसिक मेथड है जो कि अपने बुक को जो कि हमारे मैकमिलन बुक ने रिकमेंड किया है, वो है हमारा स्कैटर डायग्राम। सो दिस इज द बेसिक मेथड विच इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। और स्कैटर डायग्राम सबसे बेस्ट मेथड है कोरिलेशन को स्टडी करने का। होता क्या है बेसिकली? तो बेसिकली स्कैटर डायग्राम इज अ टूल। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? हम स्कैटर डायग्राम बताते हैं। A scatter diagram is a graphic tool. Is a graphic tool for finding correlation between two variables. देखिए, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में यदि हमें कोरिलेशन को समझना है, फाइंड करना है, तो हम लोग स्कैटर डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब ये स्कैटर डायग्राम होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बेसिकली ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, ठीक है। जो दो वेरिएबल है उसके बीच के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग स्कैटर डायग्राम में शो करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डाटा पॉइंट्स होता है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट्स दिए होते हैं जिसे कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं, और कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम लोग उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, और एक रफ आइडिया देता है, ठीक है। ये रफ आइडिया देता है हमारा रिलेशनशिप का। अब कैसे ये रफ आइडिया देता है मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं दोस्तों, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि एक स्कैटर डायग्राम लगता कैसा है। तो दोस्तों देखिए, हाउ डज इट लुक्स लाइक, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सपोज वी हैव सम डाटा पॉइंट्स। मैं कुछ डाटा पॉइंट्स लेता हूँ। डाटा पॉइंट्स बेसिकली है एक रिलेशनशिप है एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर एंड फाइनल ग्रेजुएशन जीपीए ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। दोस्तों देखिए, कुछ पॉइंट मैं आपको कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, जैसे 6,6, ठीक है, 6,6 है। उसके बाद दोस्तों 7,10 है। उसके बाद है दोस्तों 10,16। उसके बाद है 14,22, 14,30, ठीक है, 12,25। उसके बाद दोस्तों 13,25। ऐसे करके ये सब पॉइंट्स हमने ले लिए। अब दोस्तों करना क्या है कि आपको इसे अपना जो ग्राफ पेपर होता है, आपको पता है जैसे ये ग्राफ है तो इसमें दो एक्सेस है, एक दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। सॉरी, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सेस पे होता है और डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सेस पे होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे एक तरफ ले रहे हैं जीपीए स्कोर, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं एग्जाम स्कोर। आपको करना क्या है कि इन सभी पॉइंट्स को इस पे ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन सभी पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए 6,6 कुछ यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ मान लीजिए 15 है, यहाँ मान लीजिए 20 है। ये मैं आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, कैसे बनाना है वो मैं समझा रहा हूँ। ये 5 मान लीजिए, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। अब ये 6,6 है तो कहीं यहाँ पे आएगा 6,6, 7,10 है वो कहीं यहाँ पे आएगा, फिर 10,16 है तो वो कहीं यहाँ पे आएगा। तो आप हर एक पॉइंट को आप प्लॉट कीजिए, वैसे मान लीजिए ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे करके पॉइंट सब आया, ठीक है। तो आपको एक रफ एस्टिमेट मिलता है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यदि यहाँ पे मान लीजिए कि नीचे की तरफ भागता, कुछ इस प्रकार से भागता, तो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता। अब दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ।
कि स्कैटर डायग्राम का तो यूज समझ में आ गया आपको। आप पॉइंट्स को क्या करते हो, जो हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा होता है उस पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि किस तरफ ये हमारा पॉइंट्स स्कैटर्ड है, ठीक है। और इस बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को डिसाइड करते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैसा है। अब दोस्तों मैं आपको टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम बताता हूँ। आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए एक तो ये डायग्राम ये वाला है, एक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, ये सब पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यदि ऐसा स्कैटर डायग्राम आपका बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा टाइप को स्टडी करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो एक्स और वाई का ग्राफ है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं, डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यदि इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है जिसे हम लोग कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब बताओ, आपसे प्रश्न उठ सकता है आखिर ये पॉजिटिव क्यों, ये नेगेटिव क्यों। आप देखिए जरा, देखिए यदि हम लोग प्लस एक्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं तो ये हमारा ग्राफ भी प्लस वाई के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब जरा इधर आ जाइए, आप देखिए यदि हम लोग पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो ग्राफ हमारा नेगेटिव वाई के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक यदि बढ़ रहा है दूसरा हमारा घट रहा है, इसलिए हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए तो यहाँ देखिए, तो यदि हमारा एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है ना, इसलिए हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ देखिए एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, इसलिए हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा एग्जांपल, तीसरा टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक टाइप आपको ऐसा दिखेगा स्कैटर डायग्राम का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए पॉइंट्स कुछ इस प्रकार आएंगे, एक तो ये आए, फिर बगल में पॉइंट्स कुछ स्कैटर्ड रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो दोस्तों इस तरह के हम लोग इस तरह के स्कैटर डायग्राम को कहते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन की, तो देखिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ रहेगा। देखिए यदि कुछ इस प्रकार का ग्राफ आए तो आप इसे कह दो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। उसके बाद दोस्तों ये चौथा पॉइंट, ये तीसरा था, ये फोर्थ था, ठीक है, स्कैटर डायग्राम। अब पांचवा स्कैटर डायग्राम की हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ स्कैटर डायग्राम की। तो दोस्तों ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब यदि मान लीजिए कि डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार दिखे, डायग्राम मान लीजिए कुछ इस प्रकार दिखे आपको, ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहोगे, लो डिग्री नेगेटिव कोर या वीक नेगेटिव कोरिलेशन। कहीं कहीं देखोगे आप वीक भी लिखा रहेगा, या ऐसा आप कहोगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब ये लास्ट केस लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। अब आप बताइए, ये देखिए आपको क्या लग रहा है, ये सब पॉइंट देखिए क्या लग रहा है। ये पॉइंट देखिए आप साफ साफ कर सकते हो कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं, नो कोरिलेशन, ठीक है, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्लियर रखना है कि डायग्राम को, स्कैटर डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। चलिए दोस्तों, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो या तो रिलेशिव लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है, क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है। तो लीनियर में कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का डाटा दिखेगा, डाटा। लेकिन यहाँ हो सकता है कि कर्व कर्व हो, कभी कभी डाटा ऐसा भी दिखेगा आपको, जैसे ऐसे करके नीचे आया और फिर ये ऊपर भाग रहा है, तो ये लीनियर नहीं है, ये ऐसा कर्व बन रहा है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग कर्व रिलेशनशिप, कर्व लीनियर, सॉरी नॉट कर्व, दिस इज कॉल्ड कर्विलिनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इस टॉपिक में, हम लोग हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग केवल लीनियर रिलेशनशिप को ही स्टडी करेंगे, वी विल नॉट स्टडी दिस,
हमारा जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें वी हैव टू स्टडी ओनली लीनियर रिलेशनशिप, नॉट कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, हमें वो देखना है द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये समझना है दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। तो द लाइन ऑफ बेस्ट फिट का क्या मतलब है कि अ लाइन, बेसिकली एक लाइन होता है दैट इज ड्रॉन, to pass as close as possible, to all the plotted plotted points on a scatter graph. Is called तो दोस्तों लाइन ऑफ बेस्ट फिट का डेफिनेशन आप देख सकते हो। बेसिकली एक ऐसा लाइन है जिसको ड्रॉ ऐसा किया गया है कि अभी अभी मैंने आपको बताया ना, पॉइंट दिखाया था आपको ना, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है। आप क्या कर रहे हो कि ये सभी पॉइंट से क्लोजली पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। बेसिकली लाइन होता क्या है दोस्तों, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। आप पॉइंट्स को जोड़ते जाओ तब लाइन बनता है ना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप ट्राई कर रहे हो एक ऐसा लाइन को ड्रॉ करने का जो एज पास जितना नज़दीक हो सके इन सभी लाइन से गुजरे, इन सभी पॉइंट से गुजरे। तो ये जो लाइन बनेगा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, लाइन क्या कहते हैं इसे हम लोग, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें हमें लीनियर रिलेशनशिप को ही स्टडी करना है, वी विल नॉट स्टडी द कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, सो वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ टू द लीनियर रिलेशनशिप ओनली। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए जरा समझते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या मतलब है। बेसिकली एक मैथमेटिकल मेथड है, a mathematical method for measuring the degree of correlation, a mathematical method for measuring the degree of correlation between two variables, x and y, was suggested by कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन नामक मैथमेटिशियन ने एक मैथमेटिकल मेथड सजेस्ट किया था जिसके थ्रू हम लोग डिग्री ऑफ कोरिलेशन को मेजर कर सकते हैं, यानी कि आपस में कोरिलेशन का डिग्री क्या है, किस एक्सटेंट तक कोरिलेटेड है। ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था, तो ये प्रपोज किया था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, वो आपस में किस डिग्री तक कोरिलेटेड है इसका एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं इट इज, जिसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय, इसे स्मॉल आर से नोट करेंगे, कभी क्या ऐसे भी नोट कर सकते हो। तो स्मॉल आर इसका बेसिकली सिंबल होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये समझना है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि हमारा यदि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो क्या होगा, वो उतना ही बेटर होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो कौन डिसाइड करता है, वो आर डिसाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को समझाता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि किस केस में कैसा होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो मैं आपको इसका एक आपको चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपको मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों आप ये देखिए, ये वाला चार्ट देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस केस में कैसा होता है। ये वाले ग्राफ से आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस केस में आप देखिए कि जो जब हमारा आर है, आर होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो यदि हमारा परफेक्ट कोरिलेशन है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जो आर है उसका वैल्यू +1 है, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन में आर का वैल्यू क्या है, एकदम +1 है, क्योंकि बेसिकली इस लाइन का स्लोप ही +1 है। यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है तो आर जो है 1 +1 के क्लोज होगा, 1 नहीं होगा, क्या होगा, वो क्लोज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नेगेटिव एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग ये नेगेटिव एसोसिएशन होगा तो आर जो है क्लोज होगा -1 के, और यदि एसोसिएशन है ही नहीं तो हमारा आर क्या होगा, आर होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में भी आप देखो, देखिए आर है 0.3, ये पॉजिटिव है, आर है -0.3 है नेगेटिव है, आर 0 है मतलब नो कोरिलेशन, ठीक है। तो आप ये सभी एग्जांपल में आप देख सकते हो कि आर यदि हमारा 0 है तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा कोरिलेशन यहाँ पर उस केस में है ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये चार्ट देखिए, आर यदि 0 से 0.19 के बीच में वेरी लो कोरिलेशन, 0.2 से 0.39 के बीच में लो कोरिलेशन, 0.4 से 0.9 मॉडरेट कोरिलेशन। तो दोस्तों इसको मैं आपको इस टेबल से समझा देता हूँ। देखिए आर के वैल्यू से आप कैसे डिसाइड करोगे, ये मैं बताता हूँ। देखिए ऐसे मान लीजिए ये एक आपका नंबर लाइन है, ठीक है। आर का वैल्यू या तो मिनिमम होगा -1, मैक्सिमम होगा +1, और ये बीच में 0 होगा। यदि 0 आ रहा है तो आप क्या समझोगे कि 0 है तो आप मान के चलो कि नो कोरिलेशन, क्या है, नो कोरिलेशन। यदि आप -1 आ रहा है तो आप मान के चलो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यदि +1 आ रहा है तो आप मान के चलो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। यदि आप मान लो कि क्लोज टू -1 है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्लोज टू +1 है, ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे मॉडरेट कोरिलेशन, या आप कहोगे इसे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और इधर कहोगे आप हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर लाइन से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, जो आर होता है, आर का वैल्यू क्या, यदि -1 आ गया आपका रिजल्ट तो आप कहोगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आर का वैल्यू +1 आ गया तो आप कहोगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर का वैल्यू 0 आ गया तो आप कहोगे कोरिलेशन है ही नहीं, आर का वैल्यू -1 के क्लोज आ गया तो आप कहोगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, आर का वैल्यू +1 के क्लोज आ गया तो आप कहोगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और यदि आपका मान लीजिए कि आर का वैल्यू 0 के क्लोज आ रहा है तो आप कहोगे वेरी लो कोरिलेशन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आर का वैल्यू से आप क्या क्या चीज़ समझ सकते हो। चलिए अब दोस्तों आर निकाले कैसे, ये जरा देखते हैं। तो अब हम लोग जरा देखते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट आर। तो दोस्तों आर को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ dx dy डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा x सिग्मा y। अब दोस्तों सिग्मा x सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में। तो यदि आपने मेरा यूनिट नंबर 13 नहीं देखा है, यानी कि जो हमारा सैम्पलिंग में मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका आपको बताया था, जरूर जाके देखिए उसको। मीन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, स्क्वायर करना है, फिर अर्थमेटिक मीन निकालना है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी करवाया है। तो दोस्तों ये क्या है, ये टर्म मैं समझाता हूँ। इसे आप फर्दर लिख सकते हो, समेशन ऑफ dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ dy स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे dx क्या है, dx है हमारा xi माइनस एक्स बार, dy क्या है हमारा, dy है हमारा yi माइनस वाई बार। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल मीन, ये जो एक्स बार है और ये जो वाई बार है, ये क्या एक्चुअल मीन, तो वहां से हम लोग डेविएशन ले रहे हैं। तो जो एक्चुअल मीन है वहां से हम लोग डेविएशन ले रहे हैं, तो हम लोग dx और dy कैलकुलेट कर रहे हैं, और नोमिनेटर में हम लिख रहे हैं समेशन ऑफ dx टाइम dy, और डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं हम लोग n टाइम सिग्मा x इंटू सिग्मा y। इसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अंडर रूट dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट dy स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों तो ये हमारे पास फर्स्ट देखिए, हमारे पास 3 फार्मूला है। तो ये पहला फार्मूला है कि जब हम लोग डेविएशन एक्चुअल मीन से ले रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरे फॉर्मूले को आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा अभी। दूसरा फार्मूला जो है, व्हाट इज द सेकंड फार्मूला, इस केस में क्या है, मान लीजिए कि डेविएशन हम लोग विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन लिए, पहले केस में हम लोग ने डेविएशन लिया था, अब हम लोग बिना डेविएशन लिए कर रहे हैं, विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं लेना है फ्रॉम मीन,
यदि हम लोग मान लीजिए मीन से डेविएशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो दैट इज यूजिंग डायरेक्टली वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड वाई आई। यदि मान लीजिए कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई एंड वाई आई, यदि आप डायरेक्टली एक्स आई और वाई का वैल्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आर का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट समेसन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसको ट्रिक भी है याद रखने का, आप केवल नॉमिनेटर याद रख लो। डिनोमिनेटर में आप एक चीज़ देखो, इस y को रिप्लेस कर दो x से, देखो तो ये आ जाएगा, और इस वाले में x को रिप्लेस कर दो y से, तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा भी आप मेथड यूज करो, ये सेकंड फार्मूला है हमारा r निकालने का। ये तब यूज करते हैं जब हम लोग डेविएशन को नहीं ले रहे हैं। यदि मीन से डेविएशन नहीं ले रहे हैं तब हम लोग इसे यूज करेंगे, या सिंगली आप x और y का वैल्यू ले रहे हो तो इसे यूज करोगे। ये भी फार्मूला आप नोट कर लो। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला है वो भी देख लेते हैं जरा। तो जो थर्ड फॉर्मूला है आर निकालने का, वो है कि जब मान लीजिए कि पहले केस में हम लोगों ने डेविएशन कहाँ से लिया था, एक्चुअल मीन से लिया था, लेकिन अब मान लीजिए कि डेविएशन लिया गया किसी और पॉइंट से, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हम लोग एक्चुअल मीन से नहीं ले रहे हैं, हम लोगों ने अपने से मान लिया कि यही मीन है हमारा, और वहाँ से हम लोग डेविएशन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, तो उस केस के फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ यू वी माइनस समेसन ऑफ यू इंटू समेसन ऑफ वी अपॉन एन अंडर ब्रैकेट समेसन ऑफ यू स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ यू का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर ब्रैकेट समेसन ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, यू और वी क्या है, यू और वी डिफरेंस है। ठीक है, कहाँ से, एज्यूम मीन से। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ तीनों केस। जो तीन फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ना, तीनों फॉर्मूला पे मैं एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर निकालना है, बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए टेबल आपके सामने है, आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डायरेक्ट मीन वाले ये कैसे हम लोग मीन वाले कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मीन मतलब कि एक्चुअल मीन की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम क्या करना है, डाटा का आप एक्चुअल मीन निकाल लीजिए। एक्चुअल मीन कैसे निकलता है, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा एक्स, ये है हमारा वाई। एक्स का वैल्यू दे रखा है 2 4 5 6 8 11। वाई का वैल्यू दे रखा है हमें 18 12 10 8 7 और 5। सभी को जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 36, और वाई को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 6। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या कीजिए, 36 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं यानी कि 6। वाई बार निकालने के लिए 6 को 6 से डिवाइड करिए तो मिल जाएगा आपको, सॉरी 60, ये 60 मिलेगा आपको। 60 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 10। तो एक्स बार हमें मिला कितना, एक्स बार मिला हमें 6, और वाई बार कितना मिला, वाई बार मिला हमें 10। ठीक है, ये क्लियर है। अब दोस्तों अब क्या करना है, जो अगला कॉलम बनाना है ना, वो डी एक्स का कॉलम बनाना है। किसका बनाना है, डी एक्स का। डी एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार क्या है हमारा, एक्स बार है हमारा 6। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम बनाना है डी वाई का। डी वाई हो जाएगा वाई माइनस वाई बार, और वाई बार कितना है हमारा वहाँ पे, वाई बार है 10। ठीक है, डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया। और दोस्तों एक कॉलम बनाना है डी एक्स स्क्वायर का, एक कॉलम बनाना है डी वाई स्क्वायर का, और एक कॉलम बनाना है किसका, डी एक्स इंटू डी वाई का। तो ये सब कॉलम आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले dx देखते हैं। तो इस वाले में x कितना है, 2, 2 माइनस 6 कितना होगा, -4। ठीक है, आप खुद करके देखो, खुद करके देखोगे। ठीक है, उसके बाद dy निकाल लो। dy आपको मिलेगा 8 2 0 -2 -3 -5। dy का सिंपल है 2 माइनस 10। ठीक है, तो 2 माइनस 10 y माइनस वाई आई, तो 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर निकालो तो हो जाएगा 16 4 1 0 4 25। डी वाई स्क्वायर निकालो तो डी वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 4 0 4 9 25। और डी एक्स डी वाई निकालो तो हो जाएगा पहले केस में -32
तो उसमें हो जाएगा -4 0 0 -6 और ये हो जाएगा आपका -25। अब क्या करो, सबको सम कर लो। बेसिकली सम किसका किसका करना है, डी एक्स स्क्वायर का सम निकाल लो, कितना मिलेगा 50। इसका सम निकाल लो, कितना मिलेगा आप देखो, 64 और 4 हो गया 68, 68 4 72, 72 9 79, 79 और 25 मिल जाएगा आपको 106। ठीक है, इसमें करोगे तो मिल जाएगा आपको -67। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये आपको ये सब चीज़ आपको मिल गया। आपको आपके सामने फॉर्मूला क्या है, आपके सामने फॉर्मूला है आर का, वो है समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर, यही है। तो दोस्तों समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई कितना निकला, देखिए -67 निकला, तो -67 नॉमिनेटर में लिख दीजिए। और समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका 50, यहाँ 50 लिख दीजिए। और समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर कितना है अपना 106। इसे आप यदि कंप्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -0.92। तो -0.92 देखिए अब क्या कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है ना। चलिए, तो ये एक तरीका है हमारा कोरिलेशन निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का पहला मेथड से। इसमें ध्यान क्या कि रखना है कि मीन से हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं, डी हमारा डेविएशन है। तो डी एक्स डी वाई को नॉमिनेटर में लिख दीजिए समेशन को, और डी एक्स स्क्वायर का समेशन और डी वाई स्क्वायर का समेशन को अंडर रूट कर लीजिए डिनोमिनेटर में। तो ये एक तरीका है। ये तरीका तब यूज करते हैं जब मान लीजिए कि जो वैल्यूज है एक्स और वाई का काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग मीन से डेविएशन ले लेते हैं। दूसरा मेथड से के बेसिस पे आइए जरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों सेकंड में हम लोग कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, आपके सामने कुछ वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये है सेकंड मेथड का, एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है इस कंसेप्ट को। तो दोस्तों देखिए फिर से वही काम है, एक कॉलम बनेगा हमारा एक्स का, एक कॉलम बनेगा हमारा वाई का। तो एक्स वाई कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये है। वाई दिया हुआ है हमें 3 10 5 1 2 9 4 8 7 6, ये दिया हुआ है हमें। एक कॉलम बनाइए आप एक्स स्क्वायर का, एक कॉलम बनाइए आप वाई स्क्वायर का, एक कॉलम बनाइए एक्स वाई का। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर निकालिए, कितना कितना निकलेगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। वाई स्क्वायर का निकालिए तो मिल जाएगा 925 1481 16 64 49 और ये मिल जाएगा आपको 36। एक्स वाई का निकालिए तो मिल जाएगा 3 20 15 4 10 54 28 64 63 और यहाँ 60। ठीक है, तो ये कॉलम मिला आपको, और सबको क्या कीजिए सम कर लीजिए। तो इसका समेशन आपको मिल जाएगा 55, इसका समेशन मिल जाएगा आपको 55, ये मिल जाएगा 385, ये मिल जाएगा 385 और ये मिल जाएगा 321। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब डाटा आपने निकाल लिया। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो फार्मूला है आर का, वो है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन बाई अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई बाई एन नहीं है दोस्तों, ये केवल एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ इसे, माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये है। तो दोस्तों आर निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो समेशन ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा 321 माइनस 55 इंटू 55 अपॉन 10 अपॉन अंडर रूट 385 माइनस 65 का होल स्क्वायर अपॉन 10 इंटू अंडर रूट 385 माइनस 55 का होल स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है, इसे आप कंप्यूट करोगे तो मिल जाएगा 0.224। तो आर का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 0.224 मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, इसमें कोई मीन निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक्स और वाई के वैल्यू से निकाल सकते हो। लेकिन इस मेथड को तब यूज कीजिएगा आप जब मान लीजिए एक्स और वाई का वैल्यू छोटा छोटा हो। मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू एक्स और वाई का दिया है, तो ये निकालना काफ़ी कम्बरसम हो जाता है, एक्स स्क्वायर निकालना वाई स्क्वायर निकालना। हाँ, इस केस में ठीक है, छोटा छोटा वैल्यू है, आप आसानी से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई निकाल लीजिए, फॉर्मुला में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड जो है हमारा, उसमें एज्यूम मीन वाला मेथड, आइए जरा उसे भी एक देख लेते हैं, उस वाले को भी देख लेते हैं कि एज्यूम मीन वाले मेथड को कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि मीन हमें एज्यूम करना पड़े। एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है,
ये सब डाटा दिया हुआ है तीसरे फॉर्मूला के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले केस को कैसे डील करना है। तो सेम सिचुएशन है, ठीक है, पहला कॉलम एक्स का, दूसरा कॉलम वाई का, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक्स ये 10 दे रखा है, 25 दे रखा है, 13, 25, 22, 11, 12, 25, 21 और ये 20। तो समेशन ऑफ एक्स निकालिएगा तो मिल जाएगा 184, ठीक है। वाई दिया हुआ है हमें 12, 22, 16, 15, 18, 17, 23, 24 और ये 17। तो समेशन ऑफ वाई मिल जाएगा आपको 182। तो दोस्तों देखिए ये सब वैल्यूज बड़े बड़े हैं, इसका आप स्क्वायर निकालिए, फिर उसका बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे बेस्ट है कि आप मीन मेथड को ही यूज कीजिए। अब दोस्तों मीन में आपके पास दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मीन है, एक्चुअल मीन, और एक है हमारा एज्यूम मीन। हम लोग आइए जरा एज्यूम मीन से बात करते हैं। तो आप एक्स बार मान लीजिए 18.4, एक्स बार कितना आ रहा है 18.4 आ रहा है, वाई बार कितना आ रहा है 18.2 आ रहा है। आप खुद सोचिए यदि एक्चुअल मीन से आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो एक्स बार कैसे निकालते हैं दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स अपॉन 10 यानी 184/10, वाई बार कैसे निकालेंगे 182/10 यानी 18.2। अब दोस्तों कितना कम्बरसम नहीं हो जाएगा, अब एक्स बार माइनस 10 निकालिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 8.4, सब डेसिमल में आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इस केस में हम लोग एज्यूम मीन मेथड ही अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों सेकेंड मेथड तब अप्लाई करना है जब एक्स और वाई का वैल्यू छोटा हो, ठीक है। थर्ड मेथड मीन वाला मेथड तब अप्लाई करना है कि जब हमारा एक्स और वाई का वैल्यू बड़ा हो। अब मान लीजिए कि मीन आपका एक सिंगल डिजिट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 आ जाता, 12 आ जाता, 18 आ जाता, तब तो आप एक्चुअल मीन से ही निकाल लीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए कि डेसिमल में आ रहा है तो एज्यूम मीन मान लीजिए ना, आप किसी एक नंबर को एज्यूम कर लीजिए कि वो आपका मीन है, ठीक है। और उसको हम लोग यू देखते हैं, यू हमारा डेविएशन है, तो यू हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 18। आप मान लीजिए कि ये जो 18 है, 18.4 के नज़दीक कौन सा नंबर है 18 को आप मीन मान लीजिए। उसी तरह वी ले लीजिए वाई माइनस 18, ठीक है, ये भी 18 के नज़दीक 18 ले लीजिए। अब दोस्तों वैल्यू निकालिए यू माइनस 18 कीजिए, जैसे 10 माइनस 18 कितना होगा -8, -8, 7, -5, 7, 4, -7, -6, 7, 3, 2, ठीक है। तो समेशन ऑफ यू निकालिएगा आपको मिल जाएगा 4। इस तरह समेशन ऑफ वी मिलेगा -6, 4, -2, -3, 0, 0, -1, 5, 6, -1, ठीक है। तो समेशन ऑफ वी मिल जाएगा आपको 2, ठीक है। और एक और कॉलम बनाना है आपको किसका, यू स्क्वायर का, एक वी स्क्वायर का और एक यू वी का, ठीक है। तो यू स्क्वायर आपको मिलेगा 64, 49, 25, 49, 16, 49, 36, 9 और 4। इसका समेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 350। और समेशन ऑफ वी स्क्वायर मिलेगा 36, 16, 4, 9, 0, 0, 125, 36। तो ये मिल जाएगा, इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। और यू भी मिल जाएगा 48, 18, 10, -21, 0, 0, 6, 35, 18 और 2, ये मिल जाएगा 122। तो आपको ये सब वैल्यूज़ मिल गया ना, ठीक है। आप क्या कीजिएगा फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं फार्मूला यहाँ साइड में लिखता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ फार्मूला। तो दोस्तों R इज इक्वल टू R जो होगा वो मिलेगा आपको 122 माइनस 4 इंटू 2/10 बाई अंडर ब्रैकेट 350 -4 स्क्वायर/10 अंडर ब्रैकेट 128 -2 स्क्वायर/10। तो यहाँ से R का वैल्यू मिल जाएगा 0.57। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, किसका, R का वैल्यू निकल गया। तो फ्रेंड्स ये है जिसके थ्रू हम लोग R निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 मेथड आपको बताए जिससे आप लोग R को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम लोग कोरिलेशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है अपना रेग्रेशन, ठीक है। कोरिलेशन के बारे में दिस इज मोर देन एनफ। तीनों मेथड में से आपको जो मेथड सही लगे उसे आप अप्लाई कीजिए। मैंने समझा भी दिया कब कब किसको अप्लाई करना है। अब हम लोग जरा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अपना रेग्रेशन। दोस्तों रेग्रेशन क्या होता है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। The statistical method which helps to estimate क्या एस्टिमेट करते हैं इससे हम लोग, एस्टिमेट और प्रेडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द known value of
रिलेटेड वेरिएबल। दोस्तों इस मेथड को हम लोग कहते हैं रेग्रेशन। इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, आपको पता है, आपस में वो रिलेटेड होते हैं। तो एक वेरिएबल का वैल्यू आपको पता होता है, उस बेसिस पे आप क्या करते हो कि दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हो या एस्टिमेट करते हो। इस मेथड को हम लोग कहते हैं रेग्रेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आपके पास दो रिलेटेड वेरिएबल हैं, यू नो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू यू आर कैलकुलेटिंग और यू आर जस्ट प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। सो दिस मेथड इज कॉल्ड रेग्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें विषय में ढेर सारा मेथड है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो हमें कहता है कि आप केवल एक ही मेथड को पढ़ो और उस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या नाम है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या है ये जरा देखते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है दोस्तों? ये प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग कर्व, द बेस्ट फिटिंग कर्व और लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दोस्तों ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैंने आपको समझाया है, याद है? आपको बताया था ना कि हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, आप चाह रहे हैं कि उन सभी पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ करें, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो एक प्रोसेस है जिससे हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट को फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर अ सेट ऑफ डाटा, फॉर अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द कर्व। देखिए हमारे पास डाटा पॉइंट दिए गए हैं, हम एक प्रोसेस है इसके थ्रू हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट को फाइंड करते हैं और उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग अपने आप को कन्फाइन करेंगे लीनियर रिलेशनशिप से, यानी हम लोग जो भी यहाँ पे कर्व का बात करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलिए, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको क्लियर है। अब दोस्तों इसका इक्वेशन देखते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इक्वेशन है लीस्ट स्क्वायर लाइन का, जो लाइन बनेगा ना लीस्ट स्क्वायर का, उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा। वो जो जिस लाइन के बारे में हम कह रहे हैं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन विल बी, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दोस्तों ये जो b है, ये b है हमारा स्लोप। ये b क्या है दोस्तों? इस b को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। b इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो दोस्तों स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और दोस्तों a को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। a को क्या कहते हैं हम लोग? y इंटरसेप्ट। तो कभी कभी आपको हो सकता है स्लोप दे दे, y इंटरसेप्ट दे दे, तो आप सबको समझना है कि b है हमारा स्लोप और x है हमारा y इंटरसेप्ट। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसा कि मान लीजिए आप ग्राफ प्लॉट किए, जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑफ ड्रॉ किए, वो कुछ इस प्रकार आया, वो कुछ इस प्रकार आया। अब देखिए इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा y है, ये हमारा x है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी हमारा बढ़ रहा है। तो इस केस में जो b होगा, स्लोप होगा, वो पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं a, इसे कहते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और डायग्राम मान लीजिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम आ गया आपका, ये ऐसा डायग्राम आ गया। तो इस केस में जो ये आप देखिए, x यदि बढ़ रहा है तो y हमारा घट रहा है, तो स्लोप हमारा क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। यानी y एक्सिस पे कितना दूरी पे लाइन कट रहा है, इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, और ये हमारा a वैल्यू है। तो आपको डायग्राम से भी यदि पूछ लिया जाए तो आप डायग्राम से ही बता सकते हैं कि स्लोप बेसिकली इस tan थीटा को कहते हैं स्लोप। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट होता है इसे हम लोग ए कहते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे अपने अर्लियर क्लासेस में, ये आपको आइडिया होगा। तो दोस्तों डायग्रामेटिकली तो मैंने आपको समझा दिया कि ए और बी का मीनिंग क्या है। ए है हमारा y इंटरसेप्ट और बी है हमारा स्लोप। अब जरा हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या हमारा पास इक्वेशन है ए निकालने का। तो ए निकालने का जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है। तो a निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, देखिए y इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी एक्स है ना। मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिए, समेसन ले लीजिए। तो समेसन y हो जाएगा n टाइम्स a प्लस b टाइम्स समेसन x। इससे हम लोग a निकाल सकते हैं। और एक b निकालने के लिए इक्वेशन है, b निकालने के लिए क्या इक्वेशन है कि आप इसमें x को भी समेसन कर लीजिए। समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू a टाइम्स समेसन x प्लस b टाइम्स समेसन एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व यदि करेंगे, आप यदि इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको b मिल जाएगा। b का वैल्यू मिलेगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली आपको कोवेरिएंस लिख के दे देगा और सिग्मा एक्स दे देगा, बताइए b कितना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है। या इसे आप यदि और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूला है, या तो आप इसे यूज कीजिए या आप इसे यूज कीजिए, या आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। यदि आपको बी निकल जाए तो आप ए निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। ऐसे आप लोग ये निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों, ये सब कैलकुलेशन कैसे करना है। ये फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, चाहे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, ये क्या एग्जाम्पल है। आपके पास टाइम सीरीज का डाटा दिया हुआ है, एक्स आई वाई आई दिया हुआ है, देखिए 10 डाटा है। आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करना है और आपको बेस्ट फिट लाइन का जो इक्वेशन है वो डिटरमाइन करना है। आपको मैंने बताया कि इक्वेशन कैसा होता है, और फिर लाइन को प्लॉट करना है। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूँ। सबसे पहला आपके काम क्या कीजिए, मीन निकाल लीजिए, ठीक है, एक्स आई का। तो एक्स आई का मीन यानी एक्स बार मिलेगा, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो जोड़िएगा तो 62 आएगा, 62 डिवाइडेड देन आ जाएगा 6.2। वाई बार निकाल यानी वाई वाले डाटे का मीन निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 72/10 यानी 7.2। देखिए निकाल के देखिए आप, जोड़िए आप, देखिए 4 + 12 16, 16 1 17, 17 12 29 और 38, फिर हो जाएगा 42, 51, 58 57 58 और ये हो जाएगा 72। आपको समझ में आया कि कैसे वैल्यूज आ रहा है ये, ठीक है। 72 कैसे आया, चलिए। तो आप लोगों ने मीन निकाल लिया एक्स का और मीन निकाल लिया वाई का। अब क्या करना है, आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ए प्लस बी एक्स, यही है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। और नॉर्मल इक्वेशन क्या क्या है बताइए। एक नॉर्मल इक्वेशन है समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स, और एक इक्वेशन है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स पर, यही है, ठीक है। अब आप एक टेबल बनाइए। अब क्या कीजिए, अब आप एक टेबल बनाइए। उस टेबल में सबसे पहले एक्स लिखिए, उसके बाद वाई लिखिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखिए, उसके बाद एक्स वाई लिखिए। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए इस टेबल में एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8 3 2 10 11 3 6 5 6 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर y का वैल्यू दिया हुआ कितना, 4 12 1 12 9 4 9 6 1 14, ये डाटा दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर निकालिए तो ये मिल जाएगा 64 9 400 121 9 36 25 36 और ये 64, ठीक है। और एक्स वाई निकालिए, एक्स वाई मिल जाएगा आपको 32 36 2 120 99 12 54 30 6 112। अब सबको सम कर लीजिए। तो दोस्तों आप यदि x वाले को सम कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 62, यदि आप y वाले को सम कीजिएगा तो आ जाएगा 72, यदि इसको सम कीजिएगा तो मिलेगा आपको 468, और इसको सम कीजिएगा तो आपको मिलेगा 503, ठीक है। ये डाटा आपको मिल गया। अब क्या कीजिए, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है समेशन ऑफ y, तो समेशन ऑफ y है 72, यानी इक्वेशन हो जाएगा 10a प्लस 62b इज इक्वल टू 72, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हो जाएगा 62a प्लस 466b इज इक्वल टू 503। अब दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे आप, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा, ये आप सॉल्व करना जानते हैं, 3.0026, और p का वैल्यू मिलेगा 0.677। तो जो इक्वेशन बनेगा हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो बनेगा 3.0026 प्लस 0.677 टाइम्स एक्स। तो इससे आप लोग y निकाल सकते हो, ठीक है। या तो कोवेरिएंस वाला मेथड अप्लाई करो या इस मेथड को अप्लाई करो, दोनों मेथड में से किसी से अप्लाई करके आप y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। आइए जरा उसे समझते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। दोस्तों क्या होता है ये बेसिकली, हमने जो देखा लाइन ऑफ बेस्ट फिट, वो हमें उसके थ्रू हम लोग वेरिएबल का वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमको अदर वेरिएबल नोन है। मैंने हम लोगों ने देखा कि एक वैल्यू हमें पता था और उस बेसिस पे हम लोग दूसरा वेरिएबल को निकाल सकते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट के माध्यम से। जब हमें लाइन पता रहेगा तभी तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे निकालते हैं, रेग्रेशन इक्वेशन से हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कितना गुड है। सो इट टेल्स how good our prediction are,
हम लोगों ने पिछले स्टेप में प्रेडिक्ट किया था ना कि हाँ यदि एक वेरिएबल का वैल्यू ये है दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ये होगा, तो हमें ये बताता है कि हाउ गुड आवर प्रेडिक्शन आर, कि हमारा प्रेडिक्शन कितना सही है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि एक हमारे पास y है, y का ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और एक हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो y का हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है और स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि y बार जो है हमारा, y बार है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा एस ई का फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा, वो हो जाएगा ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों y का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी एक्स, यही है ना y का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का। तो यदि आप y की जगह a प्लस बी एक्स डाल दोगे तो आपके पास ऐसी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ऐसी से आप क्या पता करोगे? ऐसी आपने निकाल लिया तो उसका क्या फ़ायदा है? स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, उसका क्या फ़ायदा है? तो उसका फ़ायदा ये है, आप देखिए मैं बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि आपको यदि ये चेक करना है, आपको यदि निकालना है कि 65% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 65% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये यदि 65% कॉन्फिडेंस बताता है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ y लाइज बिटवीन, y का जो वैल्यू है वो किसके के बीच में है? y बार माइनस ऐसी एंड y बार प्लस ऐसी। ठीक है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बताएगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो लाई करेगा y बार माइनस 2 टाइम्स ऐसी एंड y बार प्लस 2 टाइम्स ऐसी। ठीक है, ये दो चीज़ है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था। पूरा के पूरा चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या सिग्निफिकेंस है, रेग्रेशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट से क्या मतलब है। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो आप या टेलीग्राम पे सर्च कीजिए CAIIB मेड सिंपल करके, तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर दीजिए। डेली बेसिस पे मैं क्विज कंडक्ट करवाता हूँ अपने चैनल पे, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सभी PDF के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। हम लोग नेक्स्ट लेसन में इसके बेसिस पे MCQs को डिस्कस करेंगे, जो हमारा ये चैप्टर आज हमने डिस्कस किया। तो इसी प्रकार से हमारा प्रक्रिया जारी रहेगा। थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर MCQs देखेंगे। थ्योरी